हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। बच्चे, मैंने कुछ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस निकाले हैं और इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक्स का पीपी कर ही लेते हैं क्योंकि मन नहीं मान रहा कि बिना क्वेश्चन देखे हुए कि कैसा पूछता है डीयू में और कैसे आगे बढ़ जाए। तो हार्डली 5 क्वेश्चंस ही निकले हैं, ज़्यादा तो आता नहीं इससे। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स जो मेन ट्रिक्स वाले चैप्टर से स्टार्ट होंगे तो उसमें हर जगह हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही करना है। लेकिन एक्सक्लूसिवली सिर्फ बेसिक्स के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 5 निकले हैं, जिसमें से पहला अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो दिस इज क्लास 1 ऑफ बेसिक्स। यस। मैम सर को बता दीजिए कि जो उनका ब्रॉडकास्ट ग्रुप है हम्म। उसमें मैं सेमेस्टर 2 में भी एडेड नहीं थी और सेमेस्टर 4 में भी अभी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आते हैं सर के। तो अभी आप जब क्वेश्चन भेजोगे तो भी नहीं आएगा, तो एक बार उनसे बोल दीजिए देख लीजिए नंदिनी। नंदनी। ओके ओके। तो देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया था वो है 2011 का। इन कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ फूड प्राइसेस, लैंग्वेज सुनो, फूड प्राइसेस का सर्वे चल रहा है। Two samples of prices of a given food item were collected. दो सैंपल कलेक्ट किया गया। सैंपल 1 कम फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द सिटी, यानी 1 जो है ये नॉर्थ ऑफ द सिटी, नॉर्थ सिटी से आ रहा है। और सैंपल 2 जो है वो साउथ से आ रहा है। इफ PI इज द प्राइस रिकॉर्डेड फ्रॉम द ith स्टोर, इफ PI इज द प्राइस दैट मीन्स P1 जो है वो प्राइस है फर्स्ट वाले का, यानी जो नॉर्थ से आ रहा है, दैट इज 0.79। एवरेज प्राइस भी दे रखा है। इधर हो जाएगा P2 बार। आप इसको सही कर लेना बच्चे, इसमें P1 बार लिखा हुआ है, इसको आप P2 बार कर लेना। P2 बार इज इक्वल टू 0.83। S1 स्क्वायर पहले वाले का सैंपल वेरिएंस है 1.06, दूसरे वाले का है सैंपल वेरिएंस 1.27। क्वेश्चन आ गया समझ में बच्चे? इन कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ फूड प्राइसेस, फूड प्राइसेस का सर्वे चल रहा है और सिटी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक नॉर्थ फेस और एक साउथ वाले। तो नॉर्थ में जितने भी हैं उन सब का प्राइस देखा गया, उन सब का नंबर वगैरह सब देखा गया है। एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और यहाँ पर है एन स्क्वायर इज इक्वल टू 18। में भी ये मिसप्रिंट हो, एन स्क्वायर तो कुछ डेटा होता नहीं है, आप इसको एन बना लो, ठीक है। लोकल राइटर्स के ही टाइपिंग किए हुए बुक होते हैं ना, तो इन सब में मिस्टेक्स ज़्यादा मिलती है आपको। तो n1 इज इक्वल टू 16 और n2 इज इक्वल टू 18। फर्स्ट पार्ट में कहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन प्राइसेस ऑफ द पर्टिकुलर फूड आइटम इन द टू एरियाज। एज्यूम दैट द सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट डेराइव्ड, यूज अल्फा। तो अल्फा हमें यूज करना है 0.05 और हमें चेक करना है कि दोनों के बीच में, दोनों के एवरेज प्राइस के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है। कौन सा टेस्ट होगा बच्चे? ये होगा H0 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। HA μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ये लेस देन 0 भी हो सकता है। ये हो गया नॉट इक्वल टू 0, HA। अब Z निकालेंगे। कैलकुलेटेड Z फ्रॉम सैंपल, कैलकुलेटेड Z फ्रॉम सैंपल वैल्यूज। तो Z का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे P1 बार। आप इसको P1 बार P2 बार जैसा समझ रहे हो वही है, X बार और Y बार ही है, बस नोटेशन है प्राइस है इसलिए P1 P2 लिख दिया है। इट्स नॉट प्रोपोर्शन, ध्यान रहे, ये प्राइस का एवरेज है। माइनस μ1 माइनस μ2, बच्चे हम लोग जीरो, पहले फॉर्मूला लिख लो, μ1 माइनस μ2। अच्छा, यहाँ पर Z नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? टी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों?
एज n1 जो है वो भी लेस देन 20 है, और n2 भी लेस देन 20 है। तो हम t निकालेंगे, तो t निकाल रहे हैं बच्चे, अपॉन में रूट अंडर s1 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन में n2। सारी वैल्यूज डालते हैं, t इज इक्वल टू p1 माइनस p2 कितना है देखो तो जरा, p1 इज 0.79 माइनस 0.83, 0.79 माइनस 0.83 माइनस μ1 माइनस μ2 की वैल्यू हम लोग नल हाइपोथेसिस वाली लिखते हैं, अपॉन में रूट अंडर s1 स्क्वायर इज 1.06 बाय 16 प्लस 1.27 बाय 18। क्या हो गया बच्चे, म्यूट कर लो आप अपने माइक को। अब जल्दी जल्दी इसका कैलकुलेशन करो तो। अच्छा, कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैम साइंटिफिक कैलकुलेटर कितने वाला लें। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप 150 फंक्शन वाला भी ले सकते हो। आप देख रहे हो ये, तो इस पे ना यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा होता है FX991MS। तो हम लोगों के यहाँ तो मैथ्स ऑनर्स की भी क्लासेस चलती है, तो वी आर जस्ट टेकिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ 991 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। लेकिन आपको 150 वाला या 100 फंक्शंस वाला जो सस्ता होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से क्या होता है कि ये पूरी कैलकुलेशन हम एक ही बार में टाइप कर देंगे। देखो कैसे, न्यूमरेटर में टाइप कर रहे हैं 0.79 माइनस 0.83 आ गई वैल्यू। अब इसको डिवाइड करेंगे और ब्रैकेट में डाल देंगे बड़ा सा अंडर रूट, फिर एक बार ब्रैकेट ले लेंगे और 1.06 डिवाइडेड बाय 16, फिर है प्लस 1.27 डिवाइडेड बाय 18। पूरी वैल्यू आ गई माइनस 0.108, ये आ गई टी की वैल्यू। अब हम निकालेंगे, सिंस इट इज अ टू टेल्ड टेस्ट, तो फॉर अल्फा, अल्फा भी हमें गिवन था ना, अल्फा वाज 0.05। इसको बच्चे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हेयर विल बी 0.025 एंड हेयर विल बी 0.025। अब हमें ये वाली टी चाहिए, टी में देखना बच्चे, टी टेबल निकालो आप। टी निकालना, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है। अच्छा, ये 2 सैंपल वाला है ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो बढ़िया तरीके से निकलेगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का तो वही बड़ा वाला फॉर्मूला याद है किसी को। यस मैम, s1 स्क्वायर बाय m प्लस s2 स्क्वायर बाय n का होल स्क्वायर हम्म, अपॉन s1 स्क्वायर, वो पूरा लंबा वाला। एक मिनट। तो पहला वाला है s1 का स्क्वायर बाय m होता है, यानी पहला वाला सैंपल का साइज, प्लस s2 का स्क्वायर बाय n का होल स्क्वायर, और अपॉन में s1 का स्क्वायर बाय m का होल स्क्वायर अपॉन m माइनस 1, प्लस s2 स्क्वायर बाय n का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो चलो निकालते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। s1 स्क्वायर पहला वाला वेरिएंस कितना है, ये तो रहा 1.06, यही था ना s1 स्क्वायर बाई 16, तो 1.06 बाई 16 प्लस दूसरी वाली वैल्यू क्या है 1.27 बाई 18, 1.27 बाई 18 का होल स्क्वायर अपॉन में 1.06 बाई 16 का होल स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस 1 15 प्लस 1.27 बाई 18 का होल स्क्वायर अपॉन 18 माइनस 1 17। पूरा सॉल्व करेंगे।
अभी न्यूमरेटर को अलग कर लो, 1.06 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 1.27 डिवाइडेड बाई 18, 0.1368 आ गया। अब इसका होल स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर का भी बटन होता है ऑलरेडी, इसलिए दिक्कत नहीं होती। 0.01871576, नीचे वाला अलग निकालते हैं। 1.06 का स्क्वायर, ओ नो, 1.06 डिवाइडेड बाय 16 जो आया उसका स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय 15 आ गया, प्लस बड़ा सा ब्रैकेट 1.27 डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय 17, फिर ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू, ये पूरा आ रहा है 5.85432 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये हो गया 0.01871576 बाय 0.00058432। निकालते हैं इसको, 0.01871576 डिवाइडेड बाय 0.123585432, that is 31.969। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम हमेशा राउंड डाउन टू नियरेस्ट इंटीजर करते हैं, तो राउंड डाउन करेंगे तो 31 ले लेंगे बच्चे। अब आप t की वैल्यू देखो, t फॉर अल्फा एंड न्यू इज इक्वल टू t फॉर 0.25 एंड न्यू इज 31। देखें जरा टी टेबल में, एक एक बातें बहुत बारीकी से समझनी है। देख रहे हो कितना इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए। 0.25 और 31, 31 के सामने 31 तो है ही नहीं, तो क्या ले लेंगे, 30 ले लेंगे। फिर हम लोग राउंड अप तो करना ही नहीं है, तो 30 ले लेंगे। 30 के बाद 30 है, 32 है, 34 है, लाइक दिस वे, तो हम लोग 30 वाला ले लेंगे। और 0.025 में आ रहा है 2.042। मैम वो 0.025 था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 0.025, तो 2.042 आ गई वैल्यू बच्चे, 2.042। और हमारी 2 कितनी आई है, दिस इज -2.042। तो हमारा जो t है, आवर t इज -0.108, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा ना, इधर आएगा हमारा t -0.108। सो h0 इज नॉट रिजेक्टेड। h0 या calculated t lies in acceptance region, so h0 is not rejected। और जब h0 is not rejected, that is μ1 will be equal to μ2, यानी दोनों प्राइस जो है इन लॉन्ग रन दोनों प्राइसेस इक्वल अपीयर होने लगेंगी। ठीक है बच्चे, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं किया इसमें, हम लोगों ने टी डिस्ट्रीब्यूशन पहचाना और नल हाइपोथेसिस बनाया लैंग्वेज पढ़ करके, और उसके बाद से टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल करके फिर डिसाइड किया कि क्या होना चाहिए। अभी इसी का सेकेंड पार्ट भी रहता है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डिस्पर्शन ऑफ प्राइसेस इन साउथ ऑफ द सिटी इज नो ग्रेटर देन इन नॉर्थ ऑफ द सिटी। यानी H0 में मानेंगे कि दोनों का डिस्पर्शन जो है वो है सेम। HA और इधर हो जाएगा, कौन सा बड़ा है, इज नो ग्रेटर देन,
टेस्ट द हाइपोथेसिस इज नो ग्रेटर देन का मतलब है साउथ वाला जो है यानी सिग्मा 2 स्क्वायर इज नो ग्रेटर देन, तो लेस देन इक्वल टू नॉर्थ के। ठीक है, समझ में आया कैसे बनाया? नो ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल टू दोनों चल सकता है। ये हमने बना दिया। अब ये सिग्मा हमें लेकिन लेफ्ट में देखने की आदत होती है बच्चे, सिग्मा 1 को हमेशा लेफ्ट में रखना चाहिए, नहीं तो फिर जेड या टी का फॉर्मूला ना बदल जाएगा। तो हम इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा, ऐसे लिख देते हैं कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा राइट टेल टेस्ट। मैम या ऑल्टरनेट में इक्वल टू का साइन आएगा? इन्होंने जो दिया है ये बहुत पुरानी बुक है ना, और इंडियन बुक्स में ऐसी होती थी। इंडियन बुक्स में हम लोग क्या करते थे ना, नल हाइपोथेसिस में अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो नल हाइपोथेसिस में लेस देन का ले लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया वही है, नॉट ग्रेटर देन, और यहाँ पर होगा कि यस सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन, ये हमने माना है इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, भले ही लिखा इज इक्वल टू है लेकिन यहाँ पर यस सिग्मा 1 इज नॉट ग्रेटर देन, सिग्मा 2 था ना, सॉरी, सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, और यहाँ पर यस सिग्मा 2 इज नॉट ग्रेटर देन सिग्मा 1। मीनिंग वाइज क्लियर है? अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेटेड एफ। कैलकुलेटेड एफ बच्चे क्या हो जाता है फॉर्मूला, S1 स्क्वायर बाय सिग्मा 1 स्क्वायर फिर S2 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाने हैं, तो फिर बचेगा सिर्फ S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर। देखो तो S1 स्क्वायर कितना है, 1.06 है, एंड दिस इज 1.27, 1.06 बाय 1.27, देखो तो कितना आ रहा है, 1.06 divided by 1.27, this is 0.8346, आ गई वैल्यू। अब फॉर अल्फा, अल्फा दे रखा है क्वेश्चन में, यूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.05 बच्चे, और सारा का सारा अल्फा जो है एफ में वो किधर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इट इज राइट टेल्ड टेस्ट, यानी सारा का सारा अल्फा जो है वो राइट साइड में ही हो जाएगा 0.05। अब हमें ये वाली f की वैल्यू निकालनी है, लेकिन f के लिए बच्चे हमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए होती है। एक तो f अल्फा यानी कि 0.05, न्यू वन इज हाउ मच, पहला n1 माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, न्यू 2 n2 माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17। इसको टेबल से देखना है बच्चे, एफ टेबल, एफ टेबल है ना सबके पास, एफ टेबल आप लोग ओपन करें, और न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बच्चे 15 है, 15 15 15, वो तो मिल जाएगा, 15 तो हर जगह है। मेन है डिनोमिनेटर 17, तो पहले वाले पेज पे तो नहीं मिलेगा, इट्स नॉट ऑन A14। अब आ जाओ A16 पे, हाँ मिल गया 17। 17 में जब आप टेबल में आओगे ऐसे करके 17, इसके सामने वैल्यूज होगी 0.100, 0.05, 0.01, 0.001, और ऊपर में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें देखना है न्यूमरेटर का 15, 17 के सामने, 17 का मतलब है ऊपर से 1 2 3 4, फिफ्थ ग्रुप में आ जाओ, थोड़ा सा आंख धुंधला करके अब बगल वाले पेज पे चलो, तो 15 में पहले 4 छोड़ दिए, दूसरे 4 छोड़ दिए, तीसरे 4 छोड़ दिए, चौथे 4 छोड़ दिए, अब फिफ्थ में आ गए, 1.91 से शुरू हो रही है, 5.05 तक जा रही है। इन चारों में से अल्फा जो है 0.05 सेकेंड वैल्यू पे आती है, सेकेंड वैल्यू में देखेंगे तो इट्स 2.31,
1 2 सॉरी सेकेंड वैल्यू आती है ना 1 2 3 4 सेकेंड वैल्यू इज 2.34 2.31 हमारी एफ कितनी आई है काफ़ी छोटी वैल्यू आई है ये तो 0.8346 सो एच नॉट इज लिख देंगे सिंस आवर एफ लाइज इन acceptance region so h naught is not rejected h naught is not rejected और h naught को जब रिजेक्ट नहीं किया यानी क्या हो गया सिग्मा yes sigma 2 is greater than sigma 1 तो लिखेंगे so second south variance will be greater than greater than north variance ठीक है बच्चे ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन घबराओ नहीं बाकी सारे क्वेश्चंस में इतने टाइम नहीं लगेंगे फर्स्ट क्वेश्चन काफी लेंदी था अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन डू इट योरसेल्फ मैंने एफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज लिखवाई हुई है इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड सारा कुछ लिखवा रखा है वो सारा कुछ थ्योरी आपको लिखना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन एफ वैल्यू ऑफ ओके प्रोबेबिलिटी बोला है कि एफ वैल्यू ऑफ 139 विथ एफ इज इक्वल टू 139 चाहिए विथ न्यूमरेटर nu1 is equal to 30 and nu2 is equal to 24 चलो देखते हैं nu1 होना चाहिए 30 और nu2 होना चाहिए 24 f डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो फिर से बच्चे nu1 30 का है हाँ है nu2 24 तो फर्स्ट पेज को छोड़ दो सेकंड पे लास्ट में A16 पे बिल्कुल नीचे 24 है इन्होंने बोला है कि f वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन f वैल्यू ऑफ 139 ही देखो तो कोई मिल रही है या नहीं 30 के सामने गए नहीं इट्स 1.67 1.94 2.58 3.59 मुझे लगता है ये डेसिमल में रहा होगा तो f इज इक्वल टू और 139 इज सच अ बिग वैल्यू इतना बड़ा तो नहीं मिल सकता ना f ये तो काफ़ी बड़ी f वैल्यू है तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0 अगर ये क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर f इज इक्वल टू 139 विथ सच पेयर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इम्पॉसिबल सो इज 0 एज इम्पॉसिबल और अगर ये बच्चे हुआ P फॉर f इज इक्वल टू 1.39 तब हमें अल्फा पता लगाना है कि कितना कितना अल्फा होगा देखो तो जरा 1.39 किस कैटेगरी में लाई कर रहा है 30 के सामने 1.39 तो कभी आएगा ही नहीं 1.67 1.94 2.58 3.59 ये आ रहा है तो ये भी हो जाएगा 0 नॉट पॉसिबल ये वैल्यू ही नहीं मिल रही है क्योंकि वैल्यूज हमारे पास 4 हैं कौन कौन सी 1.67 1.94 2.58 3.59 क्लियर बच्चे अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 2017 में पूछा गया द मैनेजमेंट ऑफ अ कुकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नाउ सी द मैनेजमेंट ऑफ अ कुकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डज नॉट वांट द वेरिएंस ऑफ द एक कुकिंग कंपनी है वो नहीं चाहती कि वेरिएंस ऑफ द नेट वेट ऑफ दीज कुकीज इन अ पैक टू बी मोर देन 0.015 स्क्वायर ग्राम्स वो नहीं चाहती कि वेरिएंस जो है वो ज़्यादा हो टू बी मोर देन
तो लेस देन इक्वल टू 0.015 ये चाहिए उनको। इफ द वेरिएंस इज नॉट विद इन दिस लिमिट, अब अगर वेरिएंस नहीं है इस लिमिट में, द मशीन यूज्ड फॉर पैकेजिंग इज स्टॉप्ड एंड एडजस्टेड, तब मशीन का थोड़ा रिपेयरिंग वर्क चाहिए होगा। अगर इस केस में वेरिएंस जो है वो 0.015 से नीचे नहीं रहा, ज़्यादा आने लगा, मशीन का रिपेयरिंग चाहिए, तो हमें सोच समझ करके डिसीजन लेना है, क्योंकि रिपेयरिंग में भी काफ़ी खर्चे आते हैं। Recently taken a random sample of 25 package from the production line. N is equal to कितना है 25 package from the production line gave a variance of, variance आ गया 0.029 square grams. Based on this information, do you think the machine needs an adjustment? Use a 5% level of significance. State the underlying assumption if any. ठीक है, तो ठीक है, हमें अल्फा इज इक्वल टू 0.05 लिख देना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक जगह लिख दिया था लेस देन 20, मुझे अभी याद आ रहा है, वो तो 40-40 का क्राइटेरिया है ना यहाँ पर। तो हमने तो 40-40 का पढ़ा था ना, कि दोनों अगर 40 से कम है तो फिर हमें क्या यूज़ करना है, टी टेस्ट ही यूज़ करना है। अब देखो यहाँ, स्टेट द अंडरलाइंग एजम्पशन इफ एनी। ओके, तो देखो बच्चे, इसमें हमें सोच समझ करके डिसीजन लेना है। नाउ सी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें बस हमें अब टी डिस्ट्रीब्यूशन लगा करके टेस्ट करना है, और यही देखना है कि वेरिएंस इससे कम है या नहीं है। तो एच नॉट में ले लेंगे कि वेरिएंस जो है S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.015, और जो भी हमें चेक करना है वो ले लेंगे S2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0.015, यानी यहाँ पर वेरिएंस इज विद इन द लिमिट, तो नो रिपेयरिंग इज रिक्वायर्ड विद इन द लिमिट, लिमिट में है तो नो रिपेयरिंग। और यहाँ पर क्या हो गया, रिपेयरिंग इज नीडेड, रिपेयरिंग इज नीडेड। नाउ सी, अब सिंगल वेरिएंस है बच्चे और सिंगल पॉपुलेशन है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, किसी को याद है कुछ? फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0, यस, काई स्क्वायर यूज करेंगे। n इज इक्वल टू 25, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अब हम लोग काई स्क्वायर फ्रॉम सैंपल निकालेंगे, काई स्क्वायर फ्रॉम सैंपल वैल्यूज। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? काई स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 s स्क्वायर, यही थी ना वैल्यू, s स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो n इज 25, तो 25 माइनस 1, सैंपल का वेरिएंस कितना है हमारा, बताओ, सैंपल का जो आया है, आया कितना है, गिव अ वेरिएंस ऑफ 0.025, 0.029, और नीचे में होना चाहिए ये नल वाली वैल्यू, यानी 0.015। किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम तो पूछो। देखो हम चाह रहे, वी आर जस्ट सपोजिंग दैट आवर वैल्यू शुड बी विद इन दिस लिमिट, लेकिन एक्चुअली में आया क्या है 0.029, तो एस स्क्वायर में एक्चुअल लेते हैं और यहाँ पर हाइपोथेटिकल वैल्यू लेते हैं, जो होना चाहिए एजम्पशन वाली वैल्यू ना। अब का स्क्वायर निकालें सैंपल से जो आई है, दैट इज 24 इंटू 0.029 अपॉन 0.015। चलो निकालते हैं, 24 इंटू 0.029 divided by 0.015, this is बच्चे 46.4। नाउ सी बच्चे,
काई स्क्वायर की वैल्यू तो सैंपल से आ गई। अब काई स्क्वायर फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.05। देखो तो 0.05 में इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट टेल्ड या राइट टेल्ड? लेफ्ट टेल्ड कहेंगे। तो सारा का सारा अल्फा जो है वो हमारा लेफ्ट में ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा 0.05। अब यहाँ पर हमें काई स्क्वायर निकालना है, लेकिन काई स्क्वायर किसके साथ निकलेगा, 0.05। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, 24। निकाले जरा। तो काई स्क्वायर, लेकिन काई स्क्वायर बच्चे जब आपने पढ़ा है काई स्क्वायर के बारे में, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये हमेशा राइट वाले एरिया से पहचाना जाता है। तो हम इसको 0.05 से ज़्यादा अच्छा क्या है, 0.95 लिख दें इसको, काई स्क्वायर, है ना, राइट से पहचाना जाता है ये। अब काई स्क्वायर वाले टेबल में आ जाओ। काई स्क्वायर का भी टेबल होगा आपके पास। काई स्क्वायर का टेबल एफ से पहले होता है। हाँ, एफ से पहले काई स्क्वायर में आपको देखना है 0.95। ठीक है, देख लिया हमने, फोर्थ कॉलम है। लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 24। 24 के सामने में 0.95 में आ रहा है 13.848। मिल गया सभी को? वैल्यूज याद है, 13.848। और हमारा कितना आया है, हमारा तो काफी बिग वैल्यू आया है 46.4। तो लिख देंगे काई स्क्वायर इज इक्वल टू 46.4 इज ग्रेटर देन 13.848। so H naught lies in acceptance region. So lies in acceptance region. So H naught is accepted। मतलब accepted तो कभी bluntly हम लोग नहीं यूज कर सकते। H naught is not rejected। नॉट रिजेक्टेड का मतलब हम लोग एच नॉट के साथ ही हैं, यानी रिपेयरिंग इज नीडेड, यानी वेरिएंस लिमिट से बाहर है। सो रिपेयरिंग चाहिए, रिपेयरिंग मांगता है ये, रिपेयरिंग इज नीडेड। अब आप मशीन को रिपेयर के लिए भेजो। क्लियर बच्चे? तो ऐसे ऐसे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो फिर हम लोग 2018 में चलते हैं। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, किसी को नहीं पूछना है, ठीक है। It is known that the variance of scores of all high school students in a science test is 150. ठीक है, all high school students in a science test is 150. A sample of scores of 20 high school students, यानी वेरिएंस हमें ट्रू वेरिएंस दे रखा है पूरे स्कूल का। सैम्पल स्कोर ऑफ 20 हाई स्कूल स्टूडेंट्स, यानी n इज इक्वल टू 20 हाई स्कूल स्टूडेंट्स का लिया गया, who took science test this year yielded a variance of 170 at alpha is equal to 0.05 पे हमें चेक करना है if the variance of scores of the high school student who took the science test this year is different from 150। डिफरेंट फ्रॉम 150 है या नहीं, ये हमें चेक करना है बच्चे। तो एच नॉट क्या लगाएंगे, S1 सॉरी सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 150। और एच ए क्या हो जाएगा बताओ तो, जो देखना है डिफरेंट फ्रॉम, तो सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 150। अब सिंगल पॉपुलेशन है, सिंगल सैंपल है, और हमें वेरिएंस का देखना है। कौन सा टेस्ट लगाएंगे, बस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सबको पता ही, अभी तो किया है। जब 2 होता तो F लगाते। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, क्या वैल्यू आ जाएगी काई स्क्वायर की? अभी तो लिखा था फॉर्मूला n-1 s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। n इज हाउ मच, 20, 20 माइनस 1, s स्क्वायर जो वैल्यू आई है 170, 1
170 बाई सिग्मा स्क्वायर 150। नल हाइपोथेसिस वाली सिग्मा स्क्वायर डालते हैं बच्चे यहाँ पर। ये कैंसिल, ये आ गया 19 इंटू 17 अपॉन 15। यस मैम ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास में किया था हमने क्वेश्चन। अच्छा, सेम क्वेश्चन कर लिया है। हम 2018 का आपने कराया था। अच्छा ठीक है, अब कराया था तो कोई बात नहीं। 21.53 ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो अब इतना कर लिए हैं तो कर ही लेते हैं। फॉर एल्फा इज इक्वल टू 0.05। ये तो बच्चे टू टेल्ड है ना, तो काई स्क्वायर क्या होगा, पूरा का पूरा दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। 0.025, दिस इज 0.025। तो इसका जब निकालेंगे तो काई स्क्वायर देखेंगे 0.025 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना 20 - 1 यानी कि 19। और जब इसके लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा काई स्क्वायर 1 माइनस दिस 1 यानी कि 0.975, क्योंकि इसके राइट में पूरा एरिया है 0.975। तो बच्चे आप वैल्यू देख करके बताना, जो मैंने कराया था कितनी वैल्यू आई थी इसकी काई स्क्वायर की, और इसकी कितनी आई थी, नहीं याद है? कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं लगना। 19 के सामने देखेंगे हम लोग काई स्क्वायर की वैल्यूज। हम 8.906। 19 के सामने 8.906, कौन सी, ये वाली? नहीं मैम, पहले वाला। 0.975 अच्छा, और ये वाली कितनी आई थी, ये वाली बताओ ना। 32.85। एक मिनट, 32.852। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेटेड, ये 21.53, ये तो कहीं ना कहीं बीच में ही लाई कर रही है। तो 21.53, तो H नॉट इज नॉट रिजेक्टेड, तो H नॉट इज नॉट रिजेक्टेड। और जब रिजेक्ट नहीं हुआ इसका मतलब सिग्मा जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो सही में 150 तक ही जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन is from 2019. The thickness of the graph paper measured in GSM used during examinations should be such that it does not tear off easily while plotting a graph. ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्राफ पेपर का कि अगर वो इतना जीएसएम हुआ तो फिर आसानी से फटेगा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा करके पेंसिल से नहीं खींचते, किसी की निब बहुत ज़्यादा शार्प होती है तो पेज फटने का, टीयर होने का डर होता है, तो जीएसएम उसमें भी मेंटेन किया जाता है। लेट म्यू डिनोट द ट्रू एवरेज थिकनेस ऑफ द न्यू टाइप ऑफ ग्राफ पेपर। ठीक है, समझ गए? अंडर कंसिडरेशन द ट्रू एवरेज थिकनेस ऑफ द ग्राफ पेपर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 GSM। तो म्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 20 GSM फॉर इट टू बी एक्सेप्टेबल। एक्सेप्ट होने के लिए, ग्राफ पेपर का डिजाइन एक्सेप्ट होने के लिए, for all practical uses a random sample of size n is drawn. N has size. What conclusion is appropriate in each case? ठीक है, देखो बच्चे, इसमें हम लोग ले लेंगे h नॉट लेंगे, म्यू इज इक्वल टू 20 GSM। एच ए में लेंगे म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 GSM, यानी पेपर विल बी एक्सेप्टेड, पेपर विल बी एक्सेप्टेड, ऐसा वाला ग्राफ पेपर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ग्राफ पेपर विल बी रिजेक्टेड, पेपर विल बी, यस। मैं एक बार ये ऑल्टरनेट स्टेटमेंट कैसे बने एक बार बता दो। जो भी क्लेम होता है या जो भी चेक करना था उसको हम ऑल्टरनेट में ही डालते हैं। फिर से सुनो, द ट्रू एवरेज थिकनेस ऑफ द ग्राफ पेपर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 GSM, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 GSM से होना चाहिए, फॉर इट टू बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल यूजेस। सारे प्रैक्टिकल यूजेस के लिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो इसको ऑल्टरनेट में डाल दिया।
और नल में तो हमेशा बच्चे इज इक्वल टू वाला ही डलता है। अब सैंपल साइज दिया ही नहीं है कि सैंपल साइज कितना है। इक्वल टू तो एक्सेप्टेबल में आएगा ना? हाँ, इक्वल टू एक्सेप्टेबल में आ रहा है। मीनिंग वाइज ये क्लियर है कि यहाँ पर हम लोग करेंगे राइट टेल टेस्ट ही ना, राइट टेल टेस्ट ही करेंगे तो उसमें अपने आप मैनेज हो जाएगा, इज इक्वल टू से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बच्चे, एन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है कि व्हाट इज आवर सैंपल साइज, तो हम दो केस लेकर के चलेंगे, एक तरफ केस 1, एक तरफ साइड बाय साइड केस 2, वेयर n is greater than 20, n is less than 20। जब n greater than 20 है तो हम z निकालेंगे, z will be equal to mean minus mu अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n, क्योंकि सिंगल। अच्छा, तब तो ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन हो गया ना। मैम 9। इसमें n को 20 से क्यों कंपेयर करा है? 30 हाँ से। हाँ हाँ, सॉरी, सिंगल सैंपल में बच्चे हम लोग 30 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, 30 से। ये तो फिर थर्ड सेम का क्वेश्चन हो गया है ना। जेड कैलकुलेट करो, लेकिन चलो अब कर दिए तो बता देते हैं। यहाँ पर टी निकालोगे तो मीन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन। मीन की वैल्यू भी नहीं दे रखी है हमें, वॉट एवर मीन इज कमिंग -20 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं गिवन है, रूट एन कर देंगे। स्टेप्स बस आपको लिखने हैं इसमें और कुछ नहीं। टी कर देना है मीन -20 बाय सिग्मा बाय रूट एन। उसके बाद से देन वी फाइंड जेड एल्फा। ये राइट टेल्ड है ना, तो सारा का सारा एल्फा कहाँ होगा, राइट में होगा। दिस इज जेड एल्फा एंड दिस इज एल्फा। इफ जेड इज लेस देन जेड एल्फा सो एच नॉट इज एक्सेप्टेड, एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड। समझ में आई बात? वैसे ही टी के लिए लिखेंगे, देन वी फाइंड टी फॉर एल्फा और गिवन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड इफ, इसमें भी तो राइट टेल्ड ही है ना, सारा का सारा अल्फा राइट हैंड साइड पे ही है, तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम टी अल्फा कहते हैं, न्यू। इफ कैलकुलेटेड टी इज लेस देन टी अल्फा एंड न्यू देन एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड। मतलब यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, ना ही सिग्मा, ना ही मीन, ना ही एन, तो हम कैसे निकालेंगे? इसलिए स्टेप्स लिख करके ही बस छोड़ देंगे। क्लियर बच्चे? So that was all about previous paper from basics। तो बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया है क्योंकि बेसिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ करके करना क्या है, उसको तो फिर अप्लाई करना है ना इकोनोमेट्रिक्स में, तो इकोनोमेट्रिक्स से मेन हमारा पेपर बनेगा। लेकिन फिर भी पीपी इसलिए करा दिया क्योंकि डीयू वालों का कुछ ठीक नहीं है, कहीं एक क्वेश्चन 5 नंबर का डाल दिया तो फिर पढ़े रहेंगे इतना तभी तो एक क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने पीपी करा दिया। अब असाइनमेंट जो बच्चे आप लोगों को मिला है, असाइनमेंट आप अपने लेवल पे 2-4 एक दिन में 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, फिर हेडेक होने लगता है। आप 3-4 करके उसको आराम आराम से करते रहो नेक्स्ट वीक तक, और जब भी किसी क्वेश्चन में लगता है डाउट आप मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है। तो आज के क्लास में बच्चे बस इतना ही। अब आज हमारा बेसिक्स कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है बच्चे, अब आप लोग फ़ी जो है वो सबमिट कर दें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से अब आपको फ्री नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे भी अपलोड्स नहीं होंगे, ये सारे वीडियोस जाएंगे अब हमारे वेबसाइट पे। तो जितना यहाँ तक था, या हो सकता है एक और वीडियो बस यूट्यूब पे चला जाए, वो भी डिसीजन नहीं लिया गया है अभी तक। तो यही कहा गया है कि अब यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस नहीं डालने, बहुत हो गया, 3-4 वीडियोस में भी जिनको समझ में आना होगा आ ही जाएगा। ठीक है बच्चे, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय 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 बाय।